हाँ तो मित्रों, जय हिंद। यूपी एग्ज़ाम्स, यूपी ट्रिपल एससी आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, आभार, वंदन एवं अभिनंदन। और जैसा कि अभी कल आप लोगों ने जो क्लास हमने आप लोगों को पढ़ाया था, बताया था, उसमें हमने आप लोगों को आयुर्वेद के जो शुरुआती चरण होते हैं, कहाँ से आया, कैसे आया, किन लोगों के माध्यम से आया और कोई बीमारियां कैसी होती हैं, शरीर की प्रकृति कैसी होती है, और आयुर्वेद जो भारत में लगभग ख़त्म हो चुका था उसको ये जो सरकारें हैं वो किस तरीके से अब पोषित कर रही हैं, उसे आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से संस्थाओं के माध्यम से, यहाँ तक कि WHO भी उसको आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके से प्रयासरत है, इन सभी बातों को आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। क्योंकि जो है वहाँ पर हमने लगभग जो उसका आधारभूत तत्व होता है, जो शुरुआती चीज़ें हैं, लगभग हमने आप लोगों को सब बताने की कोशिश किया था, कुछ भी छोड़ा नहीं था और सारी चीज़ों को हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया था। तो मुझे उम्मीद है कि शायद आप लोगों को पसंद आई होगी। अब आप लोगों का जो आज दूसरा है वो टॉपिक है पंचमहाभूत सिद्धांत। जैसा कि आप लोगों को पंचभूत, ये जो पंचमहाभूत सिद्धांत है, जब आप लोग आयुर्वेद के बारे में अध्ययन करना शुरू करेंगे तो निश्चित है आप लोगों को यह पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि ये आयुर्वेद का आधार है, यहीं से आयुर्वेद शुरुआत होती है। अब अगर हम इसकी भूमिका के बारे में वर्णन करें तो आयुर्वेद केवल एक चिकित्सा पद्धति नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का विज्ञान है। देखिए, ये जो चिकित्सा पद्धतियाँ, तमाम चिकित्सा पद्धतियाँ आज आपके बीच में देखने को मिलेंगी। एलोपैथ है, यूनानी है, योगा है, प्राकृतिक चिकित्सा है, क्या कहते हैं, आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, सारे जितने भी आप देखेंगे उनका अपना कोई ना कोई एक बेस होता है, कोई ना कोई एक फंडामेंटल होता है, जिसके माध्यम से वो अपने इलाज को प्रॉपर ढंग से लोगों तक पहुंचाते हैं, करते हैं। तो यहाँ पर जो आयुर्वेद के बारे में आप लोगों को अध्ययन करना है, इस अध्ययन में आप लोगों को देखना है क्या कि आयुर्वेद केवल एक चिकित्सा पद्धति नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का विज्ञान है। आयुर्वेद का मानना है कि संसार में जो भी दिखाई देता है, चाहे वह मानव शरीर हो, पेड़ पौधे हों, जल हो, अग्नि हो, पर्वत हो, पशु हो, भोजन या औषधियाँ, सब पांचभूत मूल तत्वों से मिलकर बने हैं। इन पांच तत्वों को कहा जाता है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। वो जो है हम लोगों ने बचपन में हम लोगों के घरों पर तमाम बार जो है ये चीज़ें बताई जाती थी कि ये जो शरीर है वो पांच चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। क्या क्या? जब आप इसको पढ़ेंगे तो क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। तो अच्छा, मरने के बाद जब बॉडी डिकम्पोज किया जाता है, बॉडी डिकम्पोज होने का मतलब जब अग्नि को समर्पित किया जाता है, मतलब जब सौदाह किया जाता है, तो जो अग्नि अपना स्थान ले लेती है, आकाश अपना स्थान ले लेता, वायु अपना स्थान ले लेता, जल अपना स्थान ले लेता, पृथ्वी अपना स्थान। तो उसी तरीके से इस आयुर्वेद में आप लोग देखेंगे कि इन पांच तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिससे इस यूनिवर्स में तमाम सारी चीज़ों को क्रिएट किया हुआ, जिसमें पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, आकाश है। ये सारी चीज़ें मिलकर के पंचभूत का निर्माण करती हैं। तो पंचभूत शब्द का जब अर्थ आप पढ़ेंगे, पंच का मतलब पांच हो गया, महा का मतलब महान हो गया, भूत का मतलब तत्व, मूल पदार्थ, जिसको आप मटेरियल बोलते हो, सेलेसियल मटेरियल, अर्थात वे पांच महान तत्व जिनसे संपूर्ण सृष्टि की रचना होती है। वे पांच महान तत्व जिनसे संपूर्ण सृष्टि की, वो हमने बताया ना, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। तो आयुर्वेद में पंच महाभूत का बहुत महत्व है। आयुर्वेद में पंच महाभूत को सबसे मूल सिद्धांत माना गया, क्योंकि आप जानिए कि शरीर जो है ये पंच महाभूतों से बना है। भोजन पंच महाभूतात्मक है, औषधियाँ पंच महाभूतात्मक हैं, रोग महाभूतों के असंतुलन से होते हैं। आप जानिए कि जब शरीर में, जैसे मान लीजिए किसी आदमी के अंदर जल तत्व गड़बड़ा गया, तो जब जल तत्व की कमी हो जाएगी तो उससे संबंधित बीमारियां हो जाएंगी। किसी का अग्नि तत्व गड़बड़ा गया तो उसको पित्त हो जाएगा, या इस प्रकार की तमाम बीमारियां हो जाएंगी। किसी का वायु तत्व गड़बड़ा गया तो वो वायु वाली तमाम बीमारियां हो जाएंगी। इसलिए आप लोगों को बताएं कि रोग जो
ये जो होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो शरीर पंच महाभूतों से बना है, भोजन पंच महाभूतात्मक है, औषधियाँ पंच महाभूतात्मक हैं, रोग पंच महाभूतों के असंतुलन से होते हैं। इसी पर हमने आप लोगों को ये जो तथ्य आप लोगों को दिखाई पड़ रहा, रोग पंच महाभूतों के असंतुलन से होते हैं, इसको आप समझने की कोशिश करिएगा बच्चों, क्योंकि पंच महाभूतों के असंतुलन से ही शरीर में बीमारियां होती हैं। जो तत्व गड़बड़ाएगा उसी हिसाब से आपको बीमारियां होंगी। चिकित्सा इन तत्वों को संतुलित करके की जाती है। अब क्या है कि जब आप आयुर्वेद में जाएंगे, जब आयुर्वेद के माध्यम से अपना इलाज के लिए जाएंगे, तो जो वहां का चिकित्सक होता है वो आपकी नाड़ी को देखेगा, आपके शरीर की प्रकृति को देखेगा, आपके वात पित्त कफ को देखेगा, और फिर उन्हीं को संतुलित करके जो आप में जिन तत्वों की कमी हुई है उसी हिसाब से आपको आपका ट्रीटमेंट करेगा, और बहुत जल्द आपकी उस बीमारी को आपकी बॉडी से बिल्कुल रिड्यूस कर देगा, खत्म कर देगा, समाप्त कर देगा, और फिर वो बीमारी नहीं होगी अगर आप अपने खान पान, आचार विचार और रहन सहन को आप अपने ठीक रखते हैं। तो एक बार पुनः आप लोगों को मित्रों बताते हैं, यूपी SSSC आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के इस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा ये जो बैच है जिसमें हम आप लोगों को दे रहे हैं, इसमें वीडियो क्लासेज आपको मिलेंगे, 10,000 प्लस MCQs PDF आपको मिलेगा, क्लास PDF आपको मिलेगा, डेली क्यूज मिलेगा, और ये इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, आप इसको टेलीग्राम चैनल पर देखिएगा। और ये जो आप लोगों को इसका जो प्राइस रखा गया है बहुत ही नॉमिनल, कोई भी आदमी इसको पेड कर सकता है मात्र 999 रुपये में। और मोबाइल नंबर, मतलब इसको ज्वाइन करने के लिए या हमसे जानकारी लेने के लिए आप इस नंबर पर कॉल करके जो है आप पूरी डिटेल यहाँ से ले सकते हैं, और क्या कहते हैं, सिस्टम को ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। तो एक बार पुनः अब इसमें जब हम क्या कहते हैं, आगे जब हम इसका अध्ययन करना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें प्रमुख श्लोक जो होते हैं, चरक संहिता में लिखा हुआ है सर्वम द्रव्यम पंचभौतिकम, अर्थात इसका मतलब क्या होता है, संसार का प्रत्येक द्रव्य पंच महाभूतों से बना हुआ है। देखिए आज मॉडर्न साइंस भी इस बात को प्रूव कर दी, माना गया, और इसी बात को हमारे ऋषि मुनियों ने अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से बहुत पहले इन चीज़ों को बता दिया था कि सर्वम द्रव्यम पंच भौतिकम, मतलब संसार का प्रत्येक द्रव्य पंच महाभूतों से बना हुआ है। इस बात को आप लोग जाने। और दूसरे नंबर पर जब आप सुश्रुत संहिता को पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां पर आपको जो श्लोक लिखा हुआ है पंच महाभूत समुद्भवम शरीरम, अर्थात कहने का मतलब यह है कि मानव शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है। अब पंच महाभूतों की उत्पत्ति जब आयुर्वेद के अनुसार आप सृष्टि निर्माण के क्रम को पढ़ेंगे तो आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी। अब श्लोक इसका जो बनाया हुआ है आकाशाद वायु, वायोराग्नि, अग्निरापः, अदभय पृथ्वी, अर्थात जब इसके बारे में आप अध्ययन करेंगे तो आकाश से वायु उत्पन्न हुई है, वायु से अग्नि उत्पन्न हुई है, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। पंचमहाभूत और इंद्रियां, देखिए देखिए इसको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पंचमहाभूतों को समझने के लिए ये जो आप लोगों के सामने दिख रहा है, आपके स्क्रीन पर जो दिखेगा, ये महत्वपूर्ण है। महाभूत अगर आकाश है तो इसका गुण शब्द है, और इसकी इंद्रिय कान है आपका। अगर वायु है, महाभूत अगर वायु है तो इसका गुण स्पर्श होता है। इंद्रियां क्या है? त्वचा है। अगर अग्नि महाभूत है तो इसका गुण रूप है, और इसकी इंद्रिय आँख है। अगर जल है तो इसका जो क्या कहते हैं आप लोगों को गुण दिखाई पड़ेगा वो रस है, और जो इसकी इंद्रिय होती है वो जीभ है, क्योंकि रस का स्वादन आप जीभ से ही करेंगे। ठीक है। पृथ्वी जो महातत्व होता है, इसमें जो आप इसका गुण है वो गंध है, और गंध आपको कहाँ से मिलती? नाक से, तो इंद्रिय। अब आप देखेंगे पृथ्वी जो पृथ्वी एलिमेंट है, जो पृथ्वी तत्व होता है, जो पृथ्वी महाभूत है, इसका परिचय आप लोग देखिए और समझने का प्रयास करिएगा। मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से इसको डिफाइन करता हूँ कि पृथ्वी महाभूत शरीर को स्थिरता, मजबूती, आकार और घनत्व देता है। कहने का मतलब यह है
कि ये जो जिन चीज़ों से हमारा शरीर बना हुआ है वो क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये जो 5 तत्व हैं उसमें जो पहला तत्व है वो पृथ्वी महाभूत है। पृथ्वी महाभूत को जब आप अध्ययन करना शुरू करोगे तो पृथ्वी महाभूत जो है ये शरीर को स्थिरता प्रदान करती है, शरीर को मजबूती देती है, आकार और घनत्व देता है। और यदि शरीर में पृथ्वी तत्व ना हो तो शरीर का कोई आकार ही नहीं रहेगा। अब आप एकदम समझ लीजिए कि ये जो 5 क्या कहते हैं मटेरियल्स हैं, इन 5 तत्वों में अगर पृथ्वी तत्व ना हो तो शरीर का आकार ही नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि यह महत्वपूर्ण है। अब परिभाषा इसकी, जो शरीर को स्थिरता, कठोरता और आधार प्रदान करे उसे पृथ्वी महाभूत कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी तत्व आपके शरीर में स्थिरता, कठोरता और शरीर को आधार प्रदान करने का कार्य करता है, इसलिए इसे पृथ्वी महाभूत कहते हैं। अब पृथ्वी महाभूत के गुण क्या हैं? गुण इसका गुरु है, अर्थ भारी। जो गुरु रहता है वो भारी होता ही है, वो बड़ा होता ही है बच्चों, तो इसलिए गुण जो है वो भारी। स्थिर माने स्थिर रखने वाला, कठोर का मतलब मजबूत हो गया, घन का मतलब ठोस हो गया और स्थूल का मतलब बड़ा हो जाता है। 2 चीज़ें होती हैं, एक छोटी होती है, एक स्थूल होती है। स्थूल हमेशा बड़ा होता है, तो स्थूल बड़ा है। पृथ्वी महाभूत का शरीर में कार्य, अब ये पृथ्वी महाभूत शरीर में कार्य क्या करता है, किस तरीके से शरीर में इसका क्या कहते हैं, ये आपके शरीर को क्या देता है और कैसे आपके शरीर को व्यवस्थित रखता है, इस बात को आप समझने की कोशिश करिएगा। शरीर को आकार देना मतलब, कहने का मतलब शरीर का ढांचा पृथ्वी तत्व से बना हुआ। देखिए जो आपकी बॉडी है, ये आप लोग जो बॉडी देख रहे हैं ये आपकी फिजिकल बॉडी, आपको दिखेगा नहीं इसमें आकाश तत्व कहाँ, पृथ्वी तत्व कहाँ है, क्या कहते हैं इसमें जल तत्व कहाँ, इसमें अग्नि तत्व कहाँ है, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन जब स्पिरिचुअलिटी में हम इसका अध्ययन करना शुरू करते हैं, जब हम आयुर्वेद के हिसाब से क्या कहते हैं मनीषियों के द्वारा बताई हुई चीज़ों का अध्ययन करना शुरू करते हैं, तो वहाँ पर हमको बताया गया है कि शरीर का ढांचा पृथ्वी तत्व से बनता। अगर पृथ्वी तत्व ना हो तो शरीर का शायद ढांचा का निर्माण ही ना हो। अब इसका एग्जांपल, जैसे घर बनाने के लिए ईंट पत्थर चाहिए, लकड़ी क्या कहते हैं लकड़ी चाहिए, सीमेंट चाहिए, मतलब घर को आकार देने के लिए आप कैसे देते हैं, बिना ईंट के, बिना क्या कहते हैं मिट्टी के, बिना क्या कहते हैं सीमेंट के, उस घर को कैसे आकार दे पाएंगे। तो इसलिए जो है जिस तरीके से घर बनाने के लिए ईंट चाहिए, वैसे ही शरीर बनाने के लिए पृथ्वी तत्व की आवश्यकता होती है। ये महत्वपूर्ण पार्ट है आप लोगों को, आप केवल ध्यानपूर्वक हमारी बातों को सुनते रहें। 2 बार इस PDF को केवल रिवाइज करके सुन लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक एक पॉइंट आप लोगों को अच्छे से डिफाइन करता रहूंगा। दूसरा जो काम है पृथ्वी तत्व का, यह हड्डियों को मजबूत बनाना। हड्डियों को मजबूत बनाना मतलब कैल्शियम युक्त भोजन पृथ्वी तत्व बढ़ाता है। जैसे कैल्शियम तत्व का कैल्शियम युक्त भोजन का मतलब ये हो गया कि जैसे दूध से बनी हुई चीजें और तमाम सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको कैल्शियम प्रोवाइड करती हैं। अगर इसको आप ले रहे हैं तो शरीर में आपके क्या कहते हैं पृथ्वी तत्व को बढ़ाएगा। और जब पृथ्वी तत्व को बढ़ाएगा तो आपके, चूंकि पृथ्वी तत्व क्या करता है, आपके शरीर के ढांचे का निर्माण करता है, तो जाहिर सी बात है कि जब कैल्शियम युक्त भोजन करोगे तो पृथ्वी तत्व बढ़ेगा, तो ये आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा, मतलब आपके शरीर के ढांचे को मजबूत करेगा बच्चों। तीसरा, मांसपेशियों का निर्माण। अब मांसपेशियों का निर्माण करने का मतलब क्या है कि जिम करने वाले व्यक्ति में पृथ्वी तत्व अधिक विकसित होती है। देखिए भाई क्या कहते हैं, जब आप कसरत करेंगे, क्या कहते हैं जिम में जाएंगे, क्या कहते हैं आप इस तरीके से आप एक्सरसाइज करेंगे, तो एक्सरसाइज करने वाले व्यक्तियों में चूंकि बॉडी धीरे धीरे क्या होती है, मजबूत होती जाती है, आपके शरीर का ढांचा मजबूत होता जाता है। तो ये जो शरीर की मजबूती है, जो शरीर में क्या कहते हैं आपके ढांचे को मजबूती प्रदान कर रहा है, ये आपके अंदर आपके द्वारा लिए गए भोजन से जो पृथ्वी तत्व आपके शरीर में आया, वो आपके शरीर को मजबूती देता है। अब उसी को हम जिम के माध्यम से, उसी को कसरत के माध्यम से, उसी को एक्सरसाइज के माध्यम से और अच्छा बना लेते हैं, ये कार्य करता है। चौथा, शरीर को स्थिर रखना। शरीर को स्थिर रखने में क्या है, कमजोर व्यक्ति, आप देखिए शरीर को स्थिर रखने का मतलब क्या, जिस आदमी के अंदर दम नहीं रहेगा वो आदमी गिर जाएगा। लेकिन पृथ्वी इसलिए गिर जाएगा क्योंकि उस आदमी के अंदर में पृथ्वी तत्व की कमी है, और जब पृथ्वी तत्व कमी रहेगी तो शरीर का ढांचा कमजोर रहेगा। इसका मतलब उसके अंदर क्या कहते हैं जो कैल्शियम युक्त भोजन है या इस तरीके की चीजें वो नहीं लेता है, तो धीरे धीरे उसकी शरीर क्या हो गई, कमजोर हो गई है, तो वो उतनी मजबूती के साथ खड़ा नहीं हो सकता, वो गिर जाएगा। पर शरीर में पृथ्वी तत्व कहाँ होता है, शरीर में पृथ्वी तत्व आप देखिएगा, देखिए कितनी मजेदार बात है। आप हड्डियां,
चूंकि ढांचा बनाती कौन, पूरे शरीर का ढांचा कौन बनाता है, हड्डियां बनाती हैं। तो पृथ्वी तत्व कहाँ पाया जाता है, हड्डियों में पाया जाता है। उसके बाद शरीर का सबसे मजबूत पार्ट क्या है, दांत है। फिर उसके बाद क्या है, नाखून है। फिर उसके बाद क्या है, बाल है। फिर उसके बाद क्या है, मांस है। फिर उसके बाद क्या है, त्वचा। तो ये सारी चीजों का जब आप अध्ययन करना शुरू करोगे तो इसकी जो क्या कहते हैं आप लोगों को जो दिखाई पड़ेगा, ये पृथ्वी तत्व की पृथ्वी तत्व से ही क्या कहते हैं संचालित होते हैं। पृथ्वी तत्व के माध्यम से ही ये सारी चीजें, अगर पृथ्वी तत्व कमजोर हो जाएगा तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, दांत कमजोर हो जाएगा, नाखून कमजोर हो जाएगा, बाल कमजोर हो जाएगा, मांस खराब हो जाएगा, त्वचा गड़बड़ा जाएगी। इसलिए ये पृथ्वी तत्व, चूंकि ये सारी चीजें क्या करते हैं, शरीर को ढांचागत क्या देते हैं, ढांचागत, ये आपके शरीर को ढांचागत मतलब ढांचागत विकास देते हैं। इसलिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो ये पृथ्वी तत्व का काम है। उसके बाद पृथ्वी तत्व बढ़ने पर, अब अगर मान लीजिए इसकी अधिकता हो जाए आपके शरीर में, तो शरीर में मोटापा आएगा। जैसे आपने ज़्यादा, अगर आपके शरीर में ज़्यादा क्या कहते हैं पृथ्वी तत्व कलेक्ट कर लिया है, इकट्ठा कर लिया है, क्योंकि शरीर तमाम सारी चीज़ों को अपने शरीर में क्या करती, इकट्ठा करती है, बटोरती है। जैसे आदमी कहता है नहीं बहुत मोटा हो गया, मतलब बहुत चर्बी हो गई, इसको क्या कहते हैं कि ये शरीर बहुत स्थूल हो गया है। तो जब शरीर में पृथ्वी तत्व ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये ज़्यादा बढ़ने के का कार्य क्या है, ये मोटापा हो जाएगा। और जब मोटापा आएगा बच्चों ना, तो भारीपन आएगा शरीर में। ठीक है, शरीर में भी भारीपन आता है, दिमाग में, मन पर भी भारीपन आता है, और बहुत ज़्यादा आलस्य होगा उसको, और बहुत ज़्यादा नींद लगेगी। तो अगर पृथ्वी तत्व आपका इम्बैलेंस हुआ, तो इम्बैलेंस होने पर आपके अंदर मोटापा, भारीपन, आलस्य और बहुत सारी मतलब बहुत बार बार नींद आएगी, आपको थके थके से रहेंगे, आप कोई काम करने का मन नहीं करेगा। तो इसलिए जो है ये सारी जो समस्याएं शरीर में आती हैं, ये आपके पृथ्वी तत्व बढ़ने से ही होता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, जब आदमी बहुत अधिक मिठाई खा ले, अब ध्यान दीजिएगा, बहुत अधिक मिठाई, आप ध्यान दीजिए, आप शरीर में, हमने कहा ना कि जो आप शरीर में अंदर डाल रहे हैं, ये चीज़ों को कलेक्ट करती शरीर। तो जब बहुत ज़्यादा मिठाई आप खाएंगे, ज़्यादा दूध का सेवन करेंगे, घी ज़्यादा खाएंगे, ठीक है, और इसके खाने से कफ एवं पृथ्वी तत्व बढ़ता है। कफ एवं पृथ्वी तत्व बढ़ने का मतलब ये हो गया कि आपके बॉडी ने इसको ज़्यादा मात्रा में संरक्षित कर लिया, अपने अंदर कलेक्ट कर लिया है। इसलिए आपको मोटापा, अनिद्रा, क्या कहते हैं तनाव और भय, इस तरीके की चीज़ें आपके अंदर में दिखाई पड़ेंगी। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे इस प्रकार के भोजन पर रोक लगे, क्या लगे, रोक लगे, क्योंकि रोक लगने पर ही आप इनको रोक सकते हैं। अब अगला जो पॉइंट है, पृथ्वी तत्व कम होने पर, अगर मान लीजिए आपके ये तो ज़्यादा होने पर, अभी देखा आप लोगों ने, ज़्यादा होने पर आपको क्या हो गया, हो रहा था मोटापा, भारीपन, आलस्य, नींद, ये सब आ रही थी। लेकिन जब आपके शरीर में अगर इसकी कमी हो जाए तो आपको कमजोरी हो जाएगी, आपका वजन घट जाएगा, हड्डियाँ कमजोर हो जाएंगी। इसलिए जो है आयुर्वेद आपको इन चीज़ों में बैलेंस बनाने की, क्या बैलेंस बनाने की मतलब ना किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा खा लेना है, ना किसी चीज़ को बहुत कम खा लेना है। इसलिए एक बैलेंस बनाने पर पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में जो है अगर कम हो जाएगा तो कमजोरी बढ़ा देगा, वजन घट जाएगा, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, ये तमाम प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में उत्पन्न करेगा। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, लंबे समय तक भूखे रहने से पृथ्वी तत्व कम हो जाता है। जब आप अपने अंदर भोजन ले ही नहीं रहे हैं तो धीरे धीरे जो आपका ये शारीरिक ढांचा है, जो आपका ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा, और फिर हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, नाखून कम बढ़ेंगे, बाल कम बढ़ेंगे, बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, तमाम प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में आने लगेंगी। अब पृथ्वी प्रधान भोजन कौन कौन से हैं, पृथ्वी प्रधान भोजन में इसके भोजन और कारण दोनों समझने की कोशिश करिएगा। पहला गेहूं है, ये भारी एवं पोषक होता है। गेहूं भारी एवं पोषक होने का मतलब, जब आप गेहूं का क्या कहते हैं आप इसका देखने का प्रयास करेंगे, जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है तो उसमें तमाम ग्लूटीन वगैरह पाए जाते हैं, जो फाइबर भी होता है। तो गेहूं जब आप देखेंगे ना, और चाल करके जब उसका चोकर निकाल दिया जाता है, केवल आटे ही रह जाते हैं, तो वो और ज़्यादा क्या कहते हैं कठिनता देता है, इसलिए पचने में भारी होता है। ये भारी भी होता है लेकिन पोषक भी है। चावल ये शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक है। दूध ये पोषण
दूध को तो भाई क्या कहते हैं, आयुर्वेद में ऐसा माना गया है कि सर्व पोषण दाता है दूध। और केला, ये भी, इसका भी भारी गुण होता है। तो ये चीज़ें जो हैं आपको, ये पृथ्वी प्रधान भोजन है जो आपको गेहूं से मिलता है, चावल से मिलता है, दूध से मिलता है, केला से मिलता है। और इनके अलग अलग काम है। जैसे गेहूं ये भारी होता है और पोषक तत्व प्रोवाइड करता है, चावल है आपके शरीर के निर्माण में प्रयोग होता है, दूध जो है आपको ये अंदर से तमाम प्रकार के पोषण देता है, केला भी भारी गुण होता है, इसका तमाम प्रकार के कैल्शियम, मैग्नीशियम और तमाम सारी चीज़ों को उपलब्ध कराता है। अब पृथ्वी प्रधान औषधियाँ कौन सी हैं? औषधि में आप देखेंगे तो क्या कहते हैं, पृथ्वी प्रधान औषधियों में जब औषधि देखेंगे तो अश्वगंधा, ये एक ऐसा क्या कहते हैं क्या कहते औषधि है अश्वगंधा। इसका क्या कहते हैं, जड़, इसका तना, इसका पत्ती, इसका भस्म, मतलब ये इतना बलवर्धक है। अगर कोई आदमी दूध के साथ अगर इसका सेवन करना शुरू कर देता रात में 1 चम्मच, तो वो बहुत बलशाली हो जाता, बहुत ताकत हो जाती है उसको। बस वो अश्वगंधा जहाँ से खरीद करके लाया है वो अच्छा वाला होना चाहिए, वो असली होना चाहिए, तो वो आपको बलवर्धक बनाता है। शतावरी है, शतावरी ये क्या कहते हैं, पोषण प्रदान करता है। आप देखेंगे कि चूंकि आप लोग आयुर्वेद का अध्ययन कर रहे हैं, शतावरी ये बलवर्धक, ये पोषण प्रदान करता है। यहाँ तक कि जब किसी स्त्री को बच्चे होते हैं तो बच्चे होने के उपरांत उनको जो पोषक तत्व दिए जाते हैं, जो उनको खाने के लिए दिया जाता है, उसमें शतावरी मिलाया जाता है ताकि उनको अंदर से पोषण मिले और उस पोषण के माध्यम से उनको दूध ज़्यादा उतरे और उनका बच्चा उस दूध को पी करके स्वस्थ रहे। तो शतावरी जैसे क्या कहते हैं औषधियों को देखेंगे तो ये ऐसे भी आदमी को दिया जाता है। उसके बाद बिदारी कंद है, बिदारी कंद भी बहुत महत्वपूर्ण औषधि है, ये भी वजन बढ़ाने में काम आता है। उसके बाद संबंधित इंद्रिय, इससे संबंधित इंद्रिय जो है वो गंध है। श्लोक इसका देखेंगे, गंधो पृथिव्या, मतलब गंध पृथ्वी महाभूत का गुण है। पृथ्वी महाभूत का गुण क्या है? गंध है। अब उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अब तक जो पढ़ा वो पृथ्वी और क्या कहते हैं पृथ्वी तत्व, उसके बारे में जितनी भी बातें थी हमने आप लोगों को डिस्कस किया। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, जल महाभूत, ये दूसरा नंबर पर आता है। अब इसका परिचय देखिए भाई, जीवन में जल जीवन का आधार है। शरीर का अधिकांश भाग जल से संबंधित माना जाता। आप ध्यान दीजिएगा कि ये शरीर में अगर जल की कमी हो जाए, जल की कमी हो जाए तो आदमी सरवाइव नहीं कर पाएगा। आप जानते हैं कि जब मॉडर्न साइंस विकसित नहीं हुआ था, यहीं पर चल करके क्या कहते हैं थोड़ा सा फंसता था आयुर्वेद, क्योंकि जब किसी को डायरिया हुआ, डिहाइड्रेशन हो जाता था, तो लोग डायरिया से थोड़ी मरते थे, लोग डिहाइड्रेशन से मर जाते थे, क्योंकि उस समय ये नहीं पता था कि नसों के माध्यम से हम पानी शरीर में पहुंचा ले जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे ये ज्ञात हो गया कि नसों के माध्यम से हम शरीर में पानी पहुंचा ले जाएंगे और पानी की कमी को पूरित कर देते हैं, तब से आप देखेंगे कि उस पर जो मृत्यु का परसेंटेज है वो लगभग बहुत, अब जीरो तो नहीं कह सकते लेकिन लगभग जीरो के पोजीशन पर पहुंच गया है। तो जल जो है, जो जीवन का आधार है, पृथ्वी का अधिकांश भाग जल तत्वों से बना हुआ है। लगभग ये मान के चलिए कि शरीर में मोस्टली 80% हिस्से जो है वो जल से निर्मित होते हैं। परिभाषा, जो शरीर में तरलता, स्निग्धता और एकता बनाए रखे उसे जल महाभूत कहते हैं। शरीर में क्या क्या? शरीर में तरलता, शरीर में स्निग्धता और एकता बनाए रखने के लिए ये जल महाभूत जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है। इसके गुण क्या क्या होते हैं? एक गुण शीत, मतलब जल ठंडा होता, प्रकृति क्या होती है जल की? ठंडा। द्रव है तो तरल होगा, स्निग्ध है तो चिकना होगा, क्या कहते हैं मृदु है तो मुलायम होगा, और इसके जो लक्षण हैं वो स्मूथ है। क्या है? स्मूथ है। तो शरीर में कार्य इसका देखेंगे, ये शरीर में नमी बनाए रखता है। आप देखिएगा कि जब किसी आदमी को रूखेपन की बीमारी हो जाती है या सूखे की बीमारी हो जाती है, जब डॉक्टर के पास जाता है तो वो तुरंत उसको ये बताएगा ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए आप। तो शरीर में नमी बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? वो जल की है, और जल की कमी होने पर त्वचा सूखी सूखी सी दिखाई पड़ती है। दूसरा, रक्त निर्माण में, शरीर में पानी कम होने पर रक्त गाढ़ा हो जाता है। जैसे शरीर में पानी आपके कम होएगा वैसे वैसे धीरे धीरे आपका रक्त गाढ़ा हो जाएगा। बाद में उसी को रक्त का कचड़ा कहते हैं, जिसको आप कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। वो आपके शरीर में तमाम प्रकार की फिर समस्याएं उत्पन्न करना शुरू कर देता, आपके हार्ट में ब्लॉकेज लाना शुरू कर देता और बहुत सारी समस्याओं
समस्याओं को पैदा करता है। फिर जोड़ों में चिकनाई देता है। जोड़ों में चिकनाई देने का मतलब क्या, आज आप देखिए बहुत सारे लोगों को गठिया की बीमारी है और ज़्यादातर औरतों में गठिया की बीमारी है, घुटने काम नहीं कर रहे हैं, दर्द कर रहा है और परेशान। तो जब आप उनका अध्ययन करना शुरू करोगे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करोगे, तो बहुत मज़ेदार चीज़ें निकल करके आपके सामने आएंगी और पता लगेगा कि एक गिलास पानी में पूरा दिन काट देती हैं। तो जोड़ों में ये जल क्या है, जोड़ों में चिकनाई देता है, अर्थात घुटने में जो सूखापन होने पर दर्द होने लगता है, उसको अगर चिकनाई रहेगा तो कम हो जाएगा, अगर चिकनाई रहेगा तो दर्द नहीं होगा, कम हो जाएगा दर्द। लेकिन चूंकि पानी कम पीते हैं इसलिए जो है वहाँ पर चिकनाई उतना बन नहीं पाता और फिर धीरे धीरे से क्या हो जाता है, वो दर्द करने लगता है। भोजन को नरम बनाना, भोजन को नरम बनाना, भोजन को नरम बनाने में क्या है कि लार भोजन को नरम बनाती है। भोजन को नरम बनाना, भोजन लार जो है भोजन को नरम बनाती है। शरीर में जल तत्व कहाँ होता है, शरीर में जल तत्व रक्त, पसीना, मूत्र, आंसू, लार, ये जो इतने फैक्टर्स आप दिख रहे हैं, अब जब आप देखेंगे तो इसमें जो वाटर परसेंटेज है मोस्टली आप देखेंगे पूरा जल ही है उसमें। चाहे आप पसीने का अध्ययन कर लें, मूत्र का अध्ययन कर लें, आंसू का अध्ययन कर लें, लार का, रक्त का अध्ययन कर लें, लार का अध्ययन कर लें, सब में आप लोगों को वाटर का परसेंटेज दिखाई पड़ेगा सबसे ज़्यादा। इसलिए जो है क्या कहते हैं इनकी क्या कहते हैं, शरीर में जल तत्व तो यहाँ पाए जाते हैं, रक्त में, पसीने में, मूत्र में, आंसू में और लार में। और जल बढ़ने पर, जब शरीर में जल बढ़ता है तो शरीर में सूजन आ जाती है। इसका मतलब यह है कि आपके शरीर से जो आपने जल ग्रहण किया हुआ है वो शरीर से उचित मात्रा में निकल नहीं पा रहा है, और जब उचित मात्रा में नहीं निकलेगा तो वो आपके शरीर में सूजन लाएगा। दूसरा, कफ की प्रकृति को बढ़ा देगा। तीसरा, अत्यधिक नींद आपको आएगी, मतलब आप नींद बहुत लेंगे। एग्जाम्पल इसके क्या है, बहुत अधिक ठंडी व मीठी चीज़ें खाने से कफ बढ़ता है। जब बहुत ज़्यादा, जैसे आज भी आप चूँकि पहले प्राचीन काल में फ्रिज था नहीं, रेफ्रिजरेटर्स थे नहीं, लोग घड़े का ठंडा पानी पीते थे, तो वहाँ पर इन चीज़ों को रोका जाता था। और आज जो है कोई फ्रिज से पता लगा बर्फ़ के तापमान पर ठंडा पानी निकाल करके पी लिया, तो जब वो ठंडा पानी पी लेगा तो शरीर उसको गर्म करने में बहुत टाइम लगा देता है, और इसका परिणाम ये निकलेगा कि जब सुचारू रूप से आपका मेद काम नहीं करेगा तो आपके शरीर में कफ की मात्रा बढ़ जाएगी, और जब कफ की मात्रा बढ़ जाएगी तो इसका मतलब आपको धीरे धीरे श्वास रोग उत्पन्न हो जाएगा और आप परेशानी में आ जाएंगे। तो जल तत्व कम होने पर आपको प्यास बहुत लगेगी, निर्जलीकरण बहुत होगा और त्वचा सूखने लगती है। अब ये जो चीज़ें हैं, अगर जल की अधिकता, मतलब अगर प्रॉपर मात्रा में आपके शरीर में जल नहीं है तो प्यास, निर्जलीकरण और त्वचा सूखना, ये सारी चीज़ें लक्षण आपके शरीर में दिखाई पड़ने लगते हैं। जल प्रधान भोजन कौन कौन से हैं? जल प्रधान भोजन में आप नारियल पानी पी लीजिए। नारियल पानी आपको जो है बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, आपके शरीर में जो पानी की मात्रा कम होती है, बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा आपके शरीर में लाता है। दूसरा, दूध, आप दूध के माध्यम से आप अपने शरीर में पानी की पूर्ति कर सकते हैं। आप दही खा करके अपने शरीर में पानी की पूर्ति कर सकते हैं। खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ऐसी चीज़ों को आप खा करके अपने शरीर में क्या कहते हैं, जल पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा जल, इसमें जल तत्व तो बहुत ज़्यादा होता है और आपके शरीर में जल की कमी को पूरा करते हैं। इसलिए गर्मी के समय में जब हमको डिहाइड्रेशन होता है, इस तरीके की समस्याएं होती हैं, तो आप देखेंगे डॉक्टर के पास जाएंगे तो बोलेगा कि नारियल पानी पी ले, फिर उसके बाद क्या कहेगा, खीरा खाइए भाई, तरबूज खाइए, ककड़ी खाइए, जो मतलब जिनमें जल तत्व ज़्यादा हैं, ऐसी चीज़ों को आपको सलाह देगा कि भैया जाइए, ऐसी चीज़ों का आप ज़्यादातर सेवन करिए। ये धीरे धीरे आपके शरीर में जलापूर्ति कर देंगे और जो आपकी बीमारी है धीरे धीरे कम हो जाएगी। उसी के साथ कुछ दवाई भी प्रेस्क्राइब कर देता है आपको। जल प्रधान औषधियाँ कौन कौन सी हैं? अब औषधि, द्राक्षा, द्राक्षा का मतलब आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? द्राक्षा का मतलब आप जब देखेंगे तो अंगूर दिखेगा आपको। क्या दिखेगा? द्राक्षा। और आप आयुर्वेद में तमाम द्राक्षासव आता है। क्या आता है? द्राक्षासव। द्राक्षासव ये जो है आपको ताकत और तमाम सारी चीज़ों के लिए आपको दिया जाता है। तो द्राक्षा जो है ये शीतल होता है। शतावरी शरीर में नमी बढ़ाती है। घृत, ये जो है आपको स्निग्धता, चिकनाई देता है। घृत का मतलब घी, घी से संबंधित स्निग्धता आपके शरीर में बढ़ाती है, मतलब आपके शरीर में चिकनाई लाती है। जब आप प्रॉपर मात्रा में घी खाएंगे, ज़्यादा नहीं खाना है, प्रॉपर मात्रा में खाना है। जब उचित तरीके से आप खाएंगे, भोजन में मिला करके थोड़ा थोड़ा खाएंगे और अच्छी तरीके से उसका उपयोग करेंगे, तो आपके शरीर में धीरे धीरे स्निग्धता लाएगा, आपके जोड़ों में चिकनाई लाएगा, आपके त्वचा पर चिकनाई लाएगा और क्या कहते हैं आपको अंदर से पोषित करेगा। अब संबंधित इंद्रिय इसकी रस है, चूँकि
जल है तो जल का मतलब रस, तो संबंधित इंद्रिय इसका रस है। श्लोक इसका रसोपाम है। अर्थ इसका क्या है? रस जल का गुण है। रस जल का गुण, वो हमने बताया ना, रस जल का गुण है, क्योंकि किसी प्रकार का रस बिना जल के कैसे हो पाएगा, तो इसलिए जो है रस जल का गुण है। अग्नि महाभूत। अब ये इतनी बातें आप लोगों ने अब तक जल तत्व के बारे में पढ़ा और आशा करते हैं कि आप लोगों ने जल तत्व को अच्छी तरीके से समझा होगा। अब हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं, अग्नि महाभूत, जिसको आप फायर एलिमेंट कहते हो। अग्नि महाभूत को देखिए, इसका परिचय जब आप देखेंगे, अग्नि शरीर की परिवर्तन शक्ति है या भोजन को ऊर्जा में बदलती है। देखिए जो है, अगर भोजन ऊर्जा में नहीं बदल रहा है, मतलब अगर आपके शरीर की अग्नि ठीक से काम नहीं कर रही है, तो आप लोगों को मैं इस बात को बता दूं कि इसका मतलब आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। और जब वो प्रॉपर वे में नहीं आएगा, प्रॉपर वे में काम नहीं करेगा, तो आपने जो भोजन ग्रहण कर रखा है, जब वो सही से पचेगा नहीं, तो उसके संपूर्ण पोषण आपके शरीर को मिलेंगे नहीं। और जब वो मिलेंगे नहीं, तो आपके अंदर तमाम प्रकार के पित्त और क्या कहते हैं, इस तरीके की तमाम समस्याओं को उत्पन्न करेंगे। और फिर आगे आप धीरे धीरे अम्ल, पित्त और क्या कहते हैं, इस तरीके की समस्याओं से ग्रसित होते चले जाएंगे और आपका शरीर धीरे धीरे रोग युक्त हो जाएगा। तो इसका परिभाषा देखिएगा, जो शरीर में पाचन, ताप और परिवर्तन कैसे करे, उसे अग्नि महाभूत कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो शरीर में क्या करता, पाचन करने का काम करता है, शरीर के ताप को मेंटेन करने का काम करता है और परिवर्तन करता है। परिवर्तन करने का मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि ये भोजन को क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। क्या करता है? ट्रांसफॉर्म करता है। किसमें? ऊर्जा में भैया, किसमें? ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसलिए परिवर्तन करता है, इसलिए इसे अग्नि महाभूत कहते हैं। ठीक है। इसका गुण क्या है? जैसे ये गर्म होता है, उष्ण का मतलब गर्म होता है, ठीक है, तीक्ष्ण का मतलब तेज होता है, प्रकाशक का मतलब चमक देने वाला होता है, लघु का मतलब हल्का होता है और सूक्ष्म का मतलब सूक्ष्म कार्य करने वाला होता है। शरीर में इसके कार्य क्या है? पहला, भोजन को पचाना। कम अग्नि होने पर अपच होता है, जिनके डाइजेस्टिव सिस्टम्स गड़बड़ हैं। तो इसीलिए हमने अभी आप लोगों को बताया कि पहले लोग घड़े का पानी पीते थे और वो स्वस्थ रहते थे। जब आप क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेटर से बोतल निकाल करके और डायरेक्ट उस बोतल को पी लीजिए, उस पानी को पी लीजिए, तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का नाश हो गया और वहां पर भोजन आपका पचेगा नहीं। आप लिख करके ले लीजिए और फिर धीरे धीरे आपका जो अपच है ये आप बीमारी में बदलना शुरू हो जाएगा। इसलिए रोका जाता है कि भैया फ्रिज का ठंडा पानी डायरेक्ट मत पी लीजिएगा। जो ठंडा कोका कोला पीते हैं आप लोग, इसको आप लोग चेंज करिए, अपने सिस्टम को चेंज करिए। शरीर को इतना नहीं क्या कहते हैं आदी बनाना है कि धीरे धीरे वो ठंडे पानी पर हम चले जाएं और धीरे धीरे ठंडा पानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करके हमको पूर्ण रूप से बीमार कर दे। दूसरा, शरीर का ताप बनाए रखना। शरीर के भाई जब अग्नि तत्व जो है, अग्नि तत्व ही जो है वो आपके शरीर को मेंटेन करता है। जैसे बिगड़ा, जैसे बुखार में अग्नि बढ़ जाती है। बुखार में अग्नि बढ़ने का मतलब क्या? आपके शरीर का अग्नि तत्व गड़बड़ा गया और अब आपको बुखार हो गया है। रंग एवं चमक देना। अच्छी अग्नि वाले व्यक्ति की त्वचा चमकदार होती है। अच्छी अग्नि वाले व्यक्ति की त्वचा चमकदार होने का मतलब क्या है कि ऐसे व्यक्ति जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम सही है, मतलब जिनकी अग्नि सही है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम सही है। और जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम सही है बच्चों, तो उनका जो खाया पिया है वो जब पचेगा तो चूंकि वहीं से जो है वो भोजन ऊर्जा में तब्दील होता है और वो हमारे शरीर को फुल पोषण देता है। तो हमारे चेहरे पर, हमारे त्वचा पर वो चमक दिखाई पड़ती है, इसलिए मजेदार होता है ये। बुद्धि को तीक्ष्ण करना, मतलब पित्त ये क्या करता है? बुद्धि को तीक्ष्ण करता है। एग्जाम्पल, पित्त प्रधान लोग जो होते हैं वो तेज बुद्धि वाले होते हैं। जितने भी पित्त प्रधान लोग होंगे वो तेज बुद्धि वाले होंगे। शरीर में अग्नि कहाँ होती है? आप जठराग्नि में होती है, यकृत में होती है, कोशिकाओं में होती है, एंजाइम्स में पाए जाते हैं। जठराग्नि, जठर रस जिसको आप बोलते हैं, जठराग्नि से जठर रस निकलता है, यकृत से भी रस निकलता है,
कोशिकाओं में आप लोगों को पता होगा, जब आप कोशिकाएं देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह का काम ही यही है, एटीपी एडीपी इत्यादि का दहन करना, वहाँ पर ऊर्जा क्रिएट करना। एंजाइम्स हैं, ये भी क्या कहते हैं, इसमें भी अग्नि तत्व पाया जाता है, ये भी भोजन को पचाने का काम करता है। तो निश्चित है कि इन सभी चीज़ों में ये सब क्या है, अग्नि प्रधान है। क्या है, अग्नि प्रधान है। तो ऐसी चीज़ें शरीर में क्या करती हैं, तमाम सारी चीज़ों को सही पोषण प्रदान कराने का कार्य करती हैं। अग्नि बढ़ने पर क्या होता है, जब अग्नि बढ़ जाएगा, आदमी कहता है ना वो बहुत पेट में जलन हो रहा है, क्या कहते हैं, गला जल रहा है, तो ये जो अग्नि तत्व जब बढ़ जाएगा ना तो ये जलन हो जाएगा, आपको अम्लता, जिसको आप एसिडिटी बोलते हो, ये एसिडिटी आपका। और जब आपका अग्नि तत्व गड़बड़ाया है तो आपको बहुत क्रोध आएगा, बहुत पसीना आएगा आप लोगों को। तो इसलिए जो है इन सब ध्यान दीजिए। अगर इस तरीके की कोई समस्या आपको दिखाई पड़े तो आप ये जान लीजिए कि शरीर में अग्नि तत्व गड़बड़ाया है और उसको हमको क्या करना है, उसको सही करना है, उसको मेंटेन करना है। अग्नि कम होने पर क्या होता है, जब भोजनवा पचेगा नहीं तो भूख कम नहीं लगेगा भैया। दूसरा, जब भोजन नहीं पच रहा तो इसका मतलब अपच है। और दूसरा, ठंड लगना। ये इतनी चीज़ें आपके शरीर में होती हैं। अग्नि प्रधान भोजन कौन कौन से हैं, अदरक खाइए, ये आप मतलब तेज होता है, ये इसमें अग्नि तत्व ज़्यादा होता है, ये आप अदरक खा सकते हैं, लहसुन खा सकते हैं, मिर्च खा सकते हैं, काली मिर्च। तो ऐसी चीज़ें जो हैं ये क्या कहते हैं, अग्नि तत्व को शरीर में बढ़ाते हैं, अग्नि तत्व को शरीर में बढ़ाएंगे। और ये जो अदरक है ये आपको मतलब आपको अंदर से पोषण देता है। लहसुन भी है, ये भी पोषण देता है, मिर्च भी आपको पोषण देता है, काली मिर्च भी पोषण देता है। और आप लोगों को बताएं कि इन सब के औषधीय गुण हैं, ये सब औषधीय गुण से परिपूर्ण है। ये सब जब आप देखेंगे औषधीय गुणों से भरे हुए हैं ये, चाहे वो अदरक को देखेंगे, चाहे लहसुन को देखेंगे, चाहे मिर्च को देखेंगे, चाहे काली मिर्च को देखेंगे। और आप लोगों को बताएं कि जब अभी तो ये आप आयुर्वेद का शुरुआती चरण पढ़ रहे हैं बच्चों, जब आगे आप जाएंगे, जब चूरन चटनी बनने का समय आता है तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे कि उसमें तमाम ऐसी दवाइयों में अदरक के कंपोनेंट, लहसुन के कंपोनेंट, मिर्च के कंपोनेंट और काली मिर्च के कंपोनेंट मिला करके दवाइयाँ बनाई जाती हैं, चूर्ण बनाए जाते हैं और उनसे इलाज किया जाता है बाकायदे। तो इसलिए जो है ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अग्नि प्रधान औषधियाँ कौन सी हैं, पिप्पली। पिप्पली जो है ठंडी में खाया जाता है, क्या कहते हैं, ये जो अग्निदीपक है, ये इसका उपयोग अग्निदीपक मतलब आपके अंदर पिप्पली जो होती है आपके अंदर अग्नि तत्व को तेज करता है। तो ज़्यादातर इसको ठंडी में बताया जाता है, शहद के साथ खाने में या त्रिफला में मिला करके खाने में। तो ये आपके अंदर क्या कहते हैं, अग्नि तत्व को बढ़ाता है। अगला है त्रिकूट। ये भी त्रिकूट जो है ये आपके पाचन को तेज करने का काम करता है, तो इसका मतलब ये अग्नि प्रधान है। अगला है सोंठ। अब सोंठ जो है चूंकि अदरक का पार्ट है, मतलब जब अदरक को सुखा दिया जाता है तो वो सोंठ बन जाता है। ये एक तो कफनाशक है, दूसरी ये आपको गर्मी बहुत देता है, इसलिए सोंठ वगैरह तब ठंड जिनको कफ की समस्या होती है उनको सोंठ वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि उनके अग्नि तत्व को ज्वलित करेगा उनके शरीर में। और जब शरीर में अग्नि तत्व ज्वलित होगा तो धीरे धीरे कफ जो है उनके शरीर से पिघल करके वो बाहर निकल जाएगा। इसकी संबंधित इंद्रिय रूप, इसका श्लोक है रूप मग्ने, अर्थात रूप अग्नि का गुण है। इसका मतलब क्या है, रूप अग्नि का गुण है। तो अब तक आप लोगों ने अग्नि के बारे में पढ़ा और आशा करते हैं कि अग्नि के बारे में आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम आते हैं चौथे पॉइंट पर, वायु महाभूत। वायु महाभूत पर, वायु शरीर की गति शक्ति है। शरीर में होने वाली हर गति वायु से होती है। भाई ये तो पक्का है कि शरीर की समस्त गतियां जो हैं वो किस पर होती हैं, वो वायु पर ही होती है। इसलिए वायु शरीर की गति शक्ति है। शरीर में होने वाली हर गति वायु से होती है। परिभाषा इसकी, जो शरीर में गति एवं संचरण करे उसे वायु महाभूत कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, परिभाषा देखिए कितनी मजेदार है। जो शरीर में गति एवं संचरण करे उसे वायु महाभूत कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, गति संचरण कौन करा रहा आपके शरीर का, वायु तत्व। वायु तत्व आपके शरीर में क्या करा रहा, गति संचरण करा रहा। अब इसका गुण जो है चल, इसका मतलब ये गतिशील, चल का मतलब चलायमान, जो चलता हो इसका मतलब गतिशीलता प्रदान करता है। शुष्क, ये सूखा भी होता है। लघु, ये हल्का होता है। सूक्ष्म, छोटा हो मतलब दिखाई नहीं पड़ता भाई। शीत, ठंडा होता है। तो क्या कहते हैं, इनके शरीर में कार्य क्या है, श्वास लेना।
अब भाई पूरा शरीर ये बिना श्वास के नहीं चलेगा, तो सांस का चलना वायु का कार्य है। आपके शरीर में जो सांस चल रही है इसका जो उत्तरदायित्व है वो किस पर है, वो वायु पर है। उसके बाद रक्त संचार, मतलब हृदय की धड़कन वायु नियंत्रित करती है। आप ध्यान दीजिए, जैसे किसी आदमी को यकायक क्या कहते हैं, उसका नाक मतलब किसी आदमी का सांस बंद हो जाता है तो आप देखते हैं कि उसका हार्ट कोलैप्स कर जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि शरीर में रक्त संचार करने की जिम्मेदारी, रक्त संचार की जिम्मेदारी किसकी है? वो है हृदय की। किसकी है? हृदय की। और हृदय के लिए जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने का कार्य करता है वो कार्य है वायु का। वो कार्य किसका है? वो वायु का कार्य है। तो इसलिए जो है रक्त संचार के लिए वायु का होना बहुत जरूरी है। तीसरा, बोलना। वायु के बिना आवाज़ नहीं निकल सकती है। जितने भी प्रकार के उच्चारण हैं बिना वायु के नहीं निकल सकते हैं। अब वो जो आपको, जब आप छोटी कक्षाओं में रहते हैं तो आपके गुरुजी बताते हैं ये दंतोष्ठ है, ये ओष्ठ है, ये फलाना से आता है, ये फलाना से आता है, उसमें आप देखेंगे वायु के बिना कोई आवाज़ नहीं निकल सकती। अर्थात वायु नहीं रहेगी तो आवाज़ नहीं निकलेगी। अगला, शरीर की गतिविधियाँ। शरीर की गतिविधियों में चलना, दौड़ना, हाथ पैर हिलाना, ये सारी चीज़ें किस पर निर्भर करती हैं? ये वायु पर ही निर्भर करती हैं। वायु बढ़ने पर क्या होता है? जब आपके शरीर में वात बढ़ेगा, वायु का मतलब वात, इसका मतलब ये है कि जब वात बढ़ा आपके शरीर में तो आपको गैस हो जाएगा। इसका मतलब आपको गैस बन रही तो इसका मतलब आपके शरीर में वायु तो गड़बड़ा गया है और कब्ज हो जाएगा आपके शरीर में। और जब गैस और कब्ज बढ़ेगी तो धीरे धीरे आपको चिंता हो जाएगी। फिर और जब गड़बड़ाएगा तो धीरे धीरे आपके शरीर में कंपन होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वायु बढ़ने पर शरीर में गैस, कब्ज, चिंता और कंपन जैसी चीज़ें आपके शरीर में स्थान बना लेती हैं। एग्जाम्पल इसका, अधिक सूखा भोजन खाने से बात बढ़ता है। ज़्यादा सूखा भोजन नहीं खाना चाहिए, इसीलिए जो है भोजन के साथ कुछ ना कुछ मिला करके खाया जाता है। वायु कम होने पर, जब आपके शरीर में वायु कम हो जाएगी तो सुस्ती और कमजोरी बढ़ जाएगी। उसके बाद वायु प्रधान औषधियाँ। आप हिंगू आप देखेंगे, हींग जिसको बोलते हैं, यह आपके शरीर से गैस निकाल देता है। क्या निकाल देता है? आपके शरीर से गैस निकाल देता है। अजवाइन तो भैया इस समझ लीजिए कि वात रोग के लिए अमृत है। जिन लोगों ने अजवाइन का सेवन किया है वो शरीर से वात की समस्या समाप्त हो जाती है। अगला है, लेकिन थोड़ा सा गर्म होता है इसकी प्रकृति, तो इसलिए जो है बिना इसमें कुछ मिलाए ना खाएं। दसमूल, ये दसमूल जो होता है, ये दसमूल जो है ये वातहर है। मतलब अगर इसका सेवन करा जाता है तो शरीर में सारे वायु विकार जो हैं वो दूर हो जाते हैं। वायु विकार को दूर करने के लिए इन सब औषधियों का सेवन किया जाता है। चाहे वो हींग हो गया, चाहे अजवाइन हो गया, चाहे दसमूल हो गया, इनसे वायु विकार खत्म हो जाते हैं। इनकी संबंधित इंद्रिय कौन सी हैं? ये स्पर्श है। स्पर्शो वायु क्या है? स्पर्शो वायु अर्थात स्पर्श वायु का गुण है। स्पर्श वायु का गुण का मतलब क्या है? जब त्वचा से टच करता है तभी हम जानते हैं ना हवा चल रही, हवा आ रही, हवा जा रही है। तो इसलिए अब नंबर 5 जो है आकाश महाभूत है। ये 5वां फैक्टर जो है स्पेस एलिमेंट, ये महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये 5वां फैक्टर है। इसका परिचय आप लोग देखिएगा। आकाश शरीर में स्थान बनाता है। यदि शरीर में जगह ना हो तो कोई अंग कार्य नहीं कर पाएगा। भाई एकदम सही बात है कि आकाश का मतलब क्या? खालीपन। तो शरीर में यह स्थान बनाने का काम करता है। ये शरीर में जगह ही नहीं खाली है तो अंग कैसे हिले डोलेंगे? तो इसलिए जो है शरीर में ये जगह बनाने का काम किसका है? वो आकाश तत्व का है, जो शरीर में आपके जगह बनाता है। इसकी परिभाषा, जो शरीर में रिक्त स्थान प्रदान करे उसे आकाश महाभूत कहते हैं। अब देखिए, रिक्त स्थान प्रदान करने का मतलब ये है कि अंगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो रिक्तता शरीर में चाहिए होती है वो प्रोवाइड करने का कार्य किसका है? वो आकाश तत्व का कार्य है। वो अच्छी तरीके से जब क्या कहते हैं वो स्थान दे देता है, रिक्तता दे देता है, तो शरीर का मूवमेंट अच्छी तरीके से होता है। तो इस पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बात को ये जाने कि आकाश तत्व का काम शरीर में नहीं, क्योंकि आकाश तत्व जो है ये शरीर में जो क्या कहते हैं रिक्तता देता है उसी से मूवमेंट पूरे शरीर का होता है। इसका गुण जो है ये सूक्ष्म है, दिखाई नहीं पड़ता है, व्यापक है, फैलने वाला है, हल्का भी है और शून्य है, खाली है। आकाश कैसे होता है? शून्य, निरवता। तो इस तरीके से ये चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। इसका शरीर में कार्य, शरीर में जगह बनाना।
एग्जाम्पल नाक, कान, मुंह सभी में खाली स्थान है। आप मतलब इसमें इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते। नाक से सांस लेने के लिए 2 छिद्र बनाए हैं, कान से सुनने के लिए 2 छिद्र बनाए हैं, मुंह से क्या क्या कहते हैं जो भी काम करना है उसके लिए मुंह बने हैं। तो मतलब सभी में खाली स्थान है, तभी ये जो खाली स्थान है ये प्रॉपर वे में कार्य करते हैं। और इसके लिए जो है वो स्पेस एलिमेंट कौन है? स्पेस एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अगला है ध्वनि संचरण। ध्वनि संचरण आप जब देखेंगे, आकाश के बिना आवाज़ नहीं सुनाई देगी। मतलब अगर आकाश तत्व नहीं है तो आवाज़ आपके शरीर मतलब आपके अंदर से बाहर नहीं आएगी। कोशिका, अब भाई जैसे गले में जो लगे हुए हैं क्या कहते हैं, जो भी यंत्र लगे हुए हैं, जो भी यंत्र बने हुए हैं, वो वहाँ पर भी खाली बनाया हुआ है। आकाश तत्व ने वहाँ पर खालीपन रखा हुआ है। अगर वो खालीपन नहीं होगा तो आपकी आवाज़ बाहर निकल करके आएगी ही नहीं। अब अगला, कोशिकाओं के बीच स्थान बनाना। एक कोशिका से दूसरे कोशिका के बीच में भी स्थान होता है, ठीक है। शरीर में कहाँ पर पाया जाता है ये? कान में, नाक में, मुंह में, पेट में, कोशिकाओं के बीच। ये ऐसी सारी जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ पर खाली रखना है स्थान, वहाँ पर आकाश तत्व है। पूरे शरीर में जहाँ पर भी खाली स्थान की ज़रूरत है वहाँ पर आकाश तत्व है। इस बात को आप जान लीजिए। आकाश तत्व बढ़ने पर क्या होता है? शरीर में कमजोरी आ जाती है, खालीपन आ जाता है, मानसिक अकेलापन आ जाता है। और इससे संबंधित इंद्रियां कौन से हैं? शब्द जो इसका शब्द आकाशस्य, शब्द आकाशस्य इसका मतलब शब्द आकाश का गुण है। मतलब बिना आकाश के शब्द निकलता ही नहीं है, इसलिए शब्द जो है वो आकाश का गुण है। इसके पंचमहाभूत और त्रिदोष कौन कौन से हैं? वात, वायु प्लस आकाश, पित्त, अग्नि प्लस जल, कफ, पृथ्वी प्लस जल। मतलब कहने का मतलब अगर किसी आदमी को वात रोग हो गया है, क्या हो गया है? वात रोग हो गया। ध्यान से सुनिएगा, वात रोग अगर किसी को हो गया, वात रोग का मतलब वायु से संबंधित रोग अगर उसको हो गए हैं तो इसका मतलब उसमें वायु तत्व जो है वो वायु और आकाश, मतलब अगर ये वात है मतलब वात में आपको वायु और आकाश का होना जरूरी है। पित्त में अग्नि और जल, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। कफ में पृथ्वी और जल, ये 2 चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी। आयुर्वेद फार्मा में इसका महत्व, औषधीय निर्माण, हर औषधि पंच भौतिक होती है। आप ध्यान दीजिएगा, औषधियों का निर्माण जो होता है, देखिए आप लोग ध्यान से इस PDF को पढ़िए और सारी PDF समाप्त होते होते आप लोगों को आयुर्वेदाचार्य बना देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए आप लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बस केवल हमारे PDF को सुनिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इसको लोगों तक फॉरवर्ड करिए, आपको निश्चित है इससे बहुत लाभ मिलेगा। तो औषधीय निर्माण में जब आप देखेंगे हर औषधि पंचभौतिकी होती है। दूसरा, रस पंचक समझने में, रस, गुण, वीर्य, विपाक, ये सब पंच महाभूत पर आधारित, मतलब वो आदमी के शरीर में जो रस है, जो गुण है, जो वीर्य है, जो विपाक है, ये सब पंच महाभूत पर आधारित होते हैं। ऐसा कोई तत्व नहीं है जो पंचभूत पर नहीं है। अगला है रोग पहचानने में। रोग पहचानने में क्या है? रोग, जैसे गैस अगर किसी आदमी को बन रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर जो बिगड़ा हुआ है वो वायु, मतलब वात, उसका जो वात है वो गड़बड़ा गया है। दूसरा अम्लता है। अम्लता, अगर किसी के शरीर में अम्ल बढ़ गया है तो इसका मतलब उसका अग्नि तत्व गड़बड़ा गया है, मतलब उसमें अग्नि तत्व की अधिकता हो गई है। अगर कोई आदमी मोटापा से ग्रसित है तो इसका मतलब पृथ्वी और जल, ये दोनों चीज़ों की अधिकता उसके शरीर में हो गई है, इसलिए वो आदमी मोटापे से परेशान हो गया है। तो ये महत्वपूर्ण रोग पहचानने के लिए अगर इस बात को आप लोग ध्यान दे दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आप आयुर्वेदाचार्य बनेंगे तो इसमें आप जानिए गैस अगर आप शरीर में बढ़ गई तो वात रोग गड़बड़ा गया, मतलब वात गड़बड़ा गया है। अम्लता बढ़ी तो अग्नि गड़बड़ा गया है, और मोटापा बढ़ा पृथ्वी और जल, ये दोनों असंतुलित हो गए हैं और वो आदमी परेशान है इससे। अब इसमें देखिए, ये बोलना है। अब देखिए, अभी हमने आप लोगों को कल से लेकर के आज तक जिन चीज़ों को पढ़ाया, जिनके बारे में बताया, तो परीक्षा में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने होते हैं, इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप देखिएगा कि इन प्रश्नों को अभी जो हमने बताया, इन प्रश्नों को पढ़िएगा और कमेंट के माध्यम से इन प्रश्नों को हमें बताइएगा कि हमको भी लगे कि जो है आप लोगों ने इसमें कितना समझा। तो पहला जो प्रश्न है इसका, पंचमहाभूत कितने होते हैं, इसका जवाब आप लोगों को देना है। अगला, सर्वद्रव्यम पंचभौतिकम किसने कहा है,
इसका जवाब आप लोगों को कमेंट के माध्यम से देना है। गंध किस महाभूत का गुण है, यह आपको बताना है। रस किस तत्व का गुण है, यह आपको बताना है। अग्नि का मुख्य कार्य क्या है, यह आपको बताना है। वात किन महाभूतों से बनता है, यह आप लोगों को जवाब देना है कमेंट के माध्यम से। पृथ्वी तत्व शरीर में कहाँ पाया जाता है, इसको आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना है। जल तत्व की कमी से शरीर में क्या क्या होता है, इसको आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना है। वायु का मुख्य गुण क्या है, इसको भी आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना है। आकाश किस इंद्रिय से संबंधित है, इसको भी आप लोगों को कमेंट के माध्यम से, तो चूंकि जब आप कमेंट के माध्यम से कमेंट करेंगे तो हमको पता लगेगा कि आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और फिर हम इसको और भी मॉडिफाई कर और अच्छी तरीके से आप लोगों के पास तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। केवल आप लोग हमारे इस यूपी ट्रिपल एससी का जो आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का जो बैच है चल रहा है, इसके साथ आप लोग बने रहें हमारी यूट्यूब चैनल पर। इसमें हम आप लोगों को जो भी सुविधाएं हैं, जैसे वीडियो क्लासेज हैं, 10,000 प्लस MCQ PDF और क्लास PDF, डेली क्विज, ये सब, और अगर किसी आदमी को एक्स्ट्रा इसके अतिरिक्त क्या कहते हैं PDF और इससे संबंधित जानकारी चाहिए होगा तो आप हमारे YouTube चैनल पर क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इन सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी। तीसरा जो है, हम आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर दे देते हैं। अगर आपको हमारे इस बैच को ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर जो है कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और ज्वाइन हो सकते हैं। और फीस हमने चूँकि सारे लोगों के हित को देखते हुए, सारे लोगों के पहुंच में रहे, इसलिए मात्र 999 रुपया ही रखा गया है। तो इसलिए जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको ज्वाइन करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, अपना और अपने लोगों का भविष्य उज्जवल करें।